जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना आना जिंदगी जिंदगी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए, आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए। जिंदगी जिंदगी। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज की ये मुलाकात थोड़ी खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो सिर्फ शब्दों से नहीं, सोच से लोगों की जिंदगी बदलते हैं। कहते हैं हालात चाहे कैसे भी हों, अगर सोच मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। और इसी सोच को जीते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर PM भारद्वाज। एक ऐसा नाम जो मोटिवेशन को सिर्फ भाषण नहीं बल्कि एक अनुभव बना देता है, जिनका एक मंत्र ऑल इज पॉसिबल हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की रोशनी बना हुआ है। तो आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां बात होगी सपनों की, संघर्ष की और उस सोच की जो कहती है रुकना नहीं है। डॉक्टर भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मंच के ऊपर मौका दिया है और बहुत सारे श्रोता आज इस चीज को सुनाएंगे, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, चलिए आप थोड़ा सा यादों में गोता लगाइए और बचपन की तरफ आपके चलते हैं। तो बताइए कैसा रहा था आपका बचपन, कहाँ पैदाइश हुई, किस तरह का बचपन आपका बीता, कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा जन्म आलोक जी 13 फरवरी 1954 को श्री गंगानगर राजस्थान में हुआ। धार्मिक परिवार में हुआ। मेरे फादर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन में थे। उस जमाने में एक्शन की पोस्ट काफी अच्छी मानी जाती थी। तो मेरा जन्म अच्छे परिवार में, धार्मिक परिवार में हुआ, जहां मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। ओके। तो आप थोड़ा सा बताइए, बचपन में आप कैसे स्टूडेंट थे? अब तो आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, उस टाइम कैसे थे? थोड़े शरारती थे, सीरियस थे, या कुछ एक अलग टाइप के थे? शुरुआत में कैसे स्टूडेंट थे आप? देखिए, जैसा मैंने कहा, धार्मिक माँ बाप और दादी वो बहुत धार्मिक थी। उनके साथ रह के मैं बहुत ज्यादा शरारती तो नहीं था, लेकिन मेधावी स्टूडेंट में जरूर रहा। मेरी गिनती मेधावी स्टूडेंट में होती थी और मेरे को मैं जिज्ञासु था। मुझे सीखने की हरदम ललक रहती थी, इच्छा रहती थी कि ज्यादा चीजें मैं सीखूं। ओके, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर आपको उस वक्त में या बात की अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ लगा था कि आप यू आर डेस्टाइन्ड फॉर समथिंग बिग, आपको कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है? इसके बारे में कब ऐसा ट्रिगर हुआ, कोई ऐसा लगा था कभी आपको? मैं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, मैंने एक कंपनी थी अपने राजस्थान में, भारत सरकार की बहुत बड़ी इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड IL कोटा में मैंने ज्वाइन किया। और देखिए, माँ बाप के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से मुझे हर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सभी का एक एक करके मुझे मौका मिला बारी बारी से कि मैं उनको हेड करूं। तो जब मैंने ज्यादा का डिपार्टमेंट हेड किया और वहां कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हर डिपार्टमेंट में, तो मेरे को अपने आप के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास हुआ और मुझे लगा कि मैं कुछ बड़ा काम कर सकता हूं। मैंने काफी ऐसे इंडियन आइटम है जो कि इंडिया में बनाना चालू किया, जो फॉरेन में बन रहे थे। तो मुझे लगा अब मुझे और भी बड़े कार्य समाज के लिए भी करने चाहिए। तो तब मुझे अपने आप पे मेरा भरोसा उस टाइम बहुत बड़ा। नहीं, बड़ी बात है साहब। IL कोटा के अंदर बहुत बड़ी एक जमाने में पब्लिक सेक्टर की कंपनी हुआ करती थी, तो वहां भी आप उसको हेड कर चुके हैं। ये जान के तो बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए, आपकी इसी उड़ान पे और इसी सोच पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी उस टाइम
बहुत ही एक नई सोच की वाली रही होगी। उस पर रुक के गाना सुन लेते हैं और फिर बातचीत को आगे जारी रखते हैं। जी जी जी। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के, रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर
ठीक है भारद्वाज साहब, वेलकम बैक। अब ये बताइए कि ये मोटिवेशनल स्पीकर बनने का ख्याल आपको कैसे आया? कुछ प्लान किया था आपने जिंदगी में, इसको प्लान किया था, ये जिंदगी ने खुद ही खुद रास्ता बता दिया, आपको बता दिया कि इस रास्ते पे जाना है? ये किस तरह से, इस राह पे कैसे चल पड़े आप? मेरे मन में हरदम एक चीज रही कि कुछ लीक से हटके किया जाए। तो उस टाइम मैंने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थे, तो मुझे लगा कि जब वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गए तो मुझे लगा कि मुझे, अच्छा उसमें मेन चीज ये रही, जो भी टीम मेरे साथ एसोसिएटेड रही, मुझे लगा इस टीम का मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मैंने उनको मोटिवेट करके उस काम को अपनी लीडरशिप में करवाया। तो मुझे जो है लगा कि अब मुझे समाज के लिए भी मोटिवेशनल काम करना चाहिए। उसके मोटिवेशनल काम के थ्रू मैं कुछ बहुत बड़ा देश का और संसार का फायदा कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने अपनी मोटिवेशनल जर्नी जो है वो चालू की। हाँ, मतलब आपको जो सक्सेस मिली अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने काम में, उससे ये ख्याल आया कि मैं इस चीज को लोगों को भी राह दिखाने में इम्प्लीमेंट कर सकता हूं मैं। बहुत बढ़िया। जी, तो आप मोटिवेशन के थ्रू हुआ इसलिए। जी बिल्कुल सही बात है। तो आपका ये जो मंत्र है ऑल इज पॉसिबल, ये सिर्फ लाइन नहीं बल्कि एक सोच है। ये सोच आपके अंदर कैसे बनी, क्या हुआ, ये शब्द ही कैसे आपके दिमाग में आया, ऑल इज पॉसिबल? आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। भारतवर्ष में कई पेपर्स ने इवन फ्रंट पेज में मेरे इस स्लोगन को टाइम टू टाइम लिखा है। जब मैंने क्रिटिकल प्रोजेक्ट किए और हाथ में लिए तब सभी बोल रहे थे, टाइम टू टाइम मैंने देखा है कई प्रोजेक्ट्स में कि बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत चैलेंजिंग टास्क मैंने लिया है। लेकिन मैंने अपने आप पे, भगवान पर, अपनी टीम पर भरोसा करके जब उन कामों को किया और वो सफलतापूर्वक संपन्न हो गए, तो मुझे लगा कि भाई ऑल इज पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल में आपने सुना ही है आलोक जी की, वो भी कहते हैं आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल की जो स्पेलिंग है। तो नथिंग इज देयर जो हम नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है। और तभी मैंने इस नारे को पूरे युवाओं में, पूरे देश में फैलाया है। तो कभी कोई ट्रिगर हुआ था जिसमें आपको लगा कि भाई ये काम तो मैंने इतना था और इसको भी कर लिया, तो उसी से इसी सोच का जन्म हुआ कि ऑल इज पॉसिबल? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब आपने आर्ट ऑफ मैनेजमेंट भी लिखा है, तो कोई ऐसा आर्टिकल या रिएक्शन जो बहुत दिल के करीब, जब आप उसको लिख रहे थे तो कोई ऐसा आर्टिकल या रिएक्शन जो आपके बहुत ही दिल के करीब रहा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपके साथ में? कि मैं एक बात बताऊं, 2013 में रिटायरमेंट के बाद मैंने काफी आर्टिकल फेसबुक में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लिखना चालू किया। मुझे ये लगा करीब 1-1.5 साल बाद कि मैं अपना टाइम हो सकता है वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैं निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ। पैसा तो मुझे मिल नहीं रहा, मैंने सोचा। और मेरे साथी जो चेयरमैन रिटायर हुए थे, लाखों रुपए की जॉब में उन्होंने दोबारा से काम चालू कर दिया। तो एक रात को जब फेसबुक के नोटिफिकेशन में देख रहा था तो कई सारे उसमें नंबर दिखे, मतलब कि कई नोटिफिकेशन आए हुए थे। मैंने पढ़ना चालू किया रात को करीब 1-1.5 बजे, पुरानी बात है 2013 के आसपास की। पढ़ा तो एक लड़की लिख रही थी कि मैं बेड रिटर्न हूँ, बेड में हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन ये मुझे ये भी नहीं मालूम ये आर्टिकल किसने लिखे हैं, मतलब मैं इनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी तेजी से इनके आर्टिकल पढ़ के चेंज हो रही है। और ऐसा उसी दिन एक और लड़के का लिखा हुआ था कि उसने भी कुछ इस तरह ही लिखा कि मेरी जिंदगी चेंज हो रही है इन आर्टिकल। मुझे लगा कि मुझे अब कुछ भी परवाह करे बिगर, अगर समाज को इसका फायदा मिल रहा है तो मुझे ये काम करना चाहिए। और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कहीं और ट्राई नहीं किया, मैं इसी फील्ड में आगे से आगे बढ़ता रहा। वंडरफुल। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि इस तरह के जब रिएक्शन आते हैं और आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ये सब कर रहे थे, और जब किसी का ऐसा रिएक्शन आया तो बिल्कुल आपको लगा कि हाँ मेरी राह सही है और इसी राह पे मुझे आगे बढ़ना है। ये तो बहुत ही मजा आ गया सुन के आपकी बात। तो चलिए इसी उस बच्चे की रिएक्शन पे और उसकी बात पे, जिस तरह से आपकी बातों ने, आपके शब्दों ने उस लड़की के दिल को छुआ, हम रुक के गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बातचीत जारी रखते हैं।
सोचा कहा था ये जो हो गया, माना कहा था ये लो हो गया। छुट्टी कोई काटो ना है हमको होश में, कदमों को थामो ये है उल्टे जोश में। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। चल पड़े हैं हम सफर, अजनबी तो है डगर। लगता हमको मगर कुछ कर देंगे हम अगर, ख्वाब में जो दिखा बढ़ता छिपा बस चढ़ेगा वो नगर। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। ये आसमां का स्वाद है, मुद्दतों के बाद है। सरमादल धक धक करे ये दिन है या ये रात है। हाय तू मेहरबा क्यों हो गया वाह खुदा क्या बात है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। हाँ, वेलकम बैक भारद्वाज साहब। अब थोड़ा सा हम आज के यूथ के बारे में बात करना चाहेंगे। अब आज के जब हम यूथ को या युवा वर्ग को जब देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या कुछ कोई बड़ी दिक्कत नजर आती है? सबसे बड़ी दिक्कत या इनके साथ में परेशानी क्या नजर आती है? आपको क्या लगता है आज के यूथ को देखकर? देखिए, मुझे लगता है कि फोकस की बहुत कमी है आज। किसी भी काम में यूथ फोकस एकदम जल्दी से नहीं हो पाता और बहुत जल्दी उनको रिजल्ट चाहिए। पेशेंस भी बहुत कम है, एकदम रिजल्ट चाहिए ओवरनाइट। ये मेरा मानना है, फोकस की कमी और पेशेंस की कमी है। बहुत 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 सटीक ऑब्जर्वेशन है आपका ये। बिल्कुल, आजकल हर चीज इंस्टेंट चाहिए, जैसे इंस्टेंट मैगी होती है वैसे ही हर चीज रिजल्ट्स भी इंस्टेंट ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कोई युवा आपके पास आकर कहता है सर ये मुझसे नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है, तो उस वक्त आप उसको क्या एडवाइस देते हैं, क्या काउंसलिंग करते हैं, क्या कहते हैं उसको? देखिए, मैं कहता हूँ ऑल इज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है। भगवान के पास जितनी ताकत है वो हम भगवान के ही अंश है। हमारे पास भी वो सब शक्तियां हैं जो भगवान के पास है, सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये पक्की बात है कि अभी नहीं हो रहा तुमसे, ठीक है, लेकिन कोशिश करते रहो ईमानदारी से, आगे जरूर होगा। ओके, पेशेंस रखो, हो जाएगा, सब कुछ होगा। ऑल इज पॉसिबल। तो आज का
यूथ आपको थोड़ा कंफ्यूज लगता है या आपको लगता है कि इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत पोटेंशियल है इसके अंदर? ऐसा क्या लगता है आपको कि इसमें है तो पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन फिलहाल ये कंफ्यूज्ड है? ऐसा लगता है यूथ की बातें सुन के या उनकी सोशल मीडिया पे जो लिखते हैं उसको सोच के कैसा लगता है? आलोक जी, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूंगा। देखिए, दोनों चीजें हैं, कंफ्यूजन भी है और पॉसिबिलिटीज भी हैं। लेकिन अगर सही डायरेक्शन मिल जाए यूथ को, सही अगर दिशा उनको मिल गई, तो फिर पॉसिबिलिटीज की जीत होती है। समय कम है, इसलिए मैं एग्जाम्पल देके नहीं बताना चाहूंगा यहाँ, क्योंकि समय की कमी को देखते हुए, लेकिन दोनों है। और अगर डायरेक्शन सही मिलेगी तो पॉसिबिलिटीज की जीत हो जाएगी। पॉसिबिलिटीज खूब है आजकल। तो चलिए, आपकी इसी बात पे समय, लेकिन हमारे पास इतना समय है कि आज अगर भारद्वाज साहब को, किसी यूथ को, युवा लड़के को कोई 3 बातें सिखानी है, 3 एडवाइस देनी है, तो बताइए वो क्या होंगी? देखिए, पहली एडवाइस है खुद पर और भगवान पर भरोसा रखें जी। दूसरी है निरंतर लर्निंग। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जीवन के आखिरी दिन तक भी आदमी को कोशिश करनी चाहिए, वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहे। और पेशेंस रखना चाहिए। एक खुद पर, भगवान पर विश्वास, लर्निंग हरदम, और एक पेशेंस। ये 3 चीज युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो श्रोताओं, भारद्वाज साहब की ये बात को युवा वर्ग जो हमारा सुन रहा है वो गांठ बांध ले। एक तो भगवान पे भरोसा, दूसरा लर्निंग, और तीसरी बात है धैर्य या पेशेंस। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये बेसिक 3 बातों को हम फॉलो करते हैं तो निश्चित ही जीवन में हमें, आपको सफलता मिलेगी। और खास तौर से हमारा युवा वर्ग को, जो शुरू में भारद्वाज साहब ने कहा कि फोकस भी उसके अंदर जिंदगी में शामिल कीजिए। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, जो काम करना है उसी पे फोकस कीजिए। क्या बात है भारद्वाज साहब, मजा आ गया आपकी इन 3 बातें सुन के। तो चलिए, आज इसी युवा वर्ग की बात पे हम रुक के एक गाने के लिए रुक जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं जी। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहां है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहां है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही
राही, ओ राही, ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, 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 ओ राही। नैना आंसू जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं, नैना आंसू जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं, लोगों को उनका सब कुछ दे के तू तो चला था सपने ही लेके। कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, 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 ओ राही। तो वेलकम बैक भरद्वाज साहब। अब आपने तो कई जगह लेक्चर दिए हैं, हजारों में दिए हैं, सेमिनार्स भी किए हैं। अब आप जब सेमिनार्स करते होंगे कई तरह की कहानियां बनती होंगी, कोई ऐसा पल, कोई ऐसा मोमेंट आपको याद आ जाए कि आपको थोड़ा सा मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे, कोई ऐसी चीज शेयर कीजिए हमारे साथ। जी, एक बार मैं एक ग्रिड सब स्टेशन गया हुआ था, वहां मैंने देखा बहुत ही स्मार्ट बच्चे और बच्चियां, वेल ड्रेस्ड, बहुत ही एटिकेट्स वाले वहां घूम रहे थे, मतलब कहीं इंडस्ट्री से कहीं से आए हुए थे विजिट करने के लिए ग्रिड सब स्टेशन को। अच्छा। मैं हाईली इंप्रेस हुआ उनको देख करके। मैंने देखा उनमें से कुछ लड़कियां मेरी तरफ पड़ी, तो मैंने कहा कोई पीछे आ रहा होगा, उसकी तरफ जा रही हैं, लेकिन वो मेरे पास ही पैर छूने लगी। मैंने कहा बिटिया देखें आप, बिटिया पैर नहीं छूती, आप पैर नहीं छुए हैं, आप बताएं आप मेरे से कोई काम है, कैसे मेरे पास आए हो। उन्होंने कहा सर हमें आपके बारे में याद है, आपकी मोटिवेशनल टॉक से आज हम इस पोजीशन में हैं, हमारा सिलेक्शन हो गया है बहुत अच्छी कंपनी में, और आज हम यहाँ विजिट पे आए हुए हैं और हम आपको उसी के लिए धन्यवाद। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे मोटिवेशनल लेक्चर से बच्चों का उद्धार हुआ, उन्हें कुछ सीखने को मिला। और वंडरफुल, बहुत बढ़िया बात है साहब। और ऐसे अचानक कभी कोई आ जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, आपको लगता है कि भाई जो कुछ हम कर रहे हैं वो बेसबब नहीं है, कुछ ना कुछ उसका पर्पस है। तो अच्छा, जैसे आप जनरली आप जब लेक्चर देते हैं उसके बाद में Q&A सेशन होता है, लोग सवाल जवाब करते हैं, तो कभी कोई ऐसा सवाल किसी ने पूछा हो तो आपको भी रुककर सोचना पड़ा हो, कभी कोई ऐसा सवाल आया आपके दिमाग में, कभी आपके सामने? कभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, मैं जर्मनी में था और वहां पर ज्यादातर लोग जर्मन जानते, लकीली मुझे इंग्लिश स्पीकिंग गाइड मिला, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आई मैं आस्क यू मेनी क्वेश्चंस एंड सम मे बी सिली, तो आप जो है प्लीज माइंड मत करना, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी लेने आया हूँ एडवांस, वो इंडिया में लगानी है। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, मिस्टर भारद्वाज, व्हाटएवर कम्स इन ए माइंड इज ए क्वेश्चन, क्वेश्चन कैन नेवर बी सिली और डिफिकल्ट, बट रिप्लाई, इफ ए पर्सन हु इज गिविंग रिप्लाई इज नॉट नॉलेजेबल, ही मे गिव यू रॉन्ग रिप्लाई। तो मैं ये मानता हूँ, देखिए मैं क्या कोशिश करता हूँ, जिस ऑडियंस में जा रहा हूँ
और उनके पहले खुद मैं डमी क्वेश्चंस अपनी तरफ से बनाता हूँ कि शायद ये क्वेश्चन ये मेरे से पूछ सकते हैं, और उन क्वेश्चन के जवाब तो मुझे जनरली, क्योंकि मैं प्रिपेयर होके जाता हूँ, जनरली मुझे मुश्किल सवाल नहीं लगे हैं। और मैं तो बच्चों को हरदम ये कहता हूँ कि जो भी माइंड में आए वो आप पूछें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही जवाब मैं दूं। वाह, ये चीज बड़ी पसंद आई आपकी कि आप ऐसे सेशन लेने जाते हैं तो आपको डमी क्वेश्चंस अपने आप ही तैयार करके और अपने उनकी पूरी तैयारी करके जाते हैं। ये बहुत मजेदार चीज लगी आपकी, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं जब भी जहां भी जाते हैं। तो नेचुरली कोई ऐसा सवाल आपको नहीं आता होगा जहां आपको कोई सोचना पड़े जवाब देने से पहले। वाह। तो कभी ऐसा हुआ किसी स्टूडेंट या प्रोफेशनल की कहानी ने, उसने कोई स्टोरी अपनी सुनाई हो, आपको अंदर तक टच कर लिया हो, कोई ऐसी बात आई हो, किसी ने कोई सुनाई हो आपको कोई स्टोरी ऐसी, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस है आपके साथ? क्या हुआ कि मैं कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट में लेक्चर दे रहा था, मेरे सीए में, ICWA में, ICS में, मतलब कंपनी सेक्रेटरी में लेक्चर पहले काफी कोविड के बाद थोड़ा मैंने कम कर दिया था वहां जाना, लेकिन पहले बहुत दिए हैं। तो उसमें जब मैं लेक्चर देके मैंने कहा कि कोई भी कैंडिडेट पार्टिसिपेंट कुछ बोलना चाहे, तो एक बच्ची ने परमिशन मांग के वो पोडियम पे आ गई, बुलाया मैंने डैश पे, तो वो आके रोने लगी। तो मैंने कहा बिटिया आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने क्या ऐसी बात कह दी कि आप रो रही हो? तो कहने लगी सर मैं इस वजह से नहीं रो रही, मेरा कारण कुछ और है, आपने इतना बढ़िया लेक्चर दिया, दिक्कत क्या आ रही है कि हमारे यहाँ CS में जो भी लेक्चर देने आ रहे हैं वो लगातार ये बोल रहे हैं बहुत टफ कोर्स है और हम लोगों के डीमोटिवेट हो रहे हैं। पहला आदमी आया जो आते ही जिसने कहा है कि ऑल इज पॉसिबल, ये कोर्स जो है आप आराम से कर लोगे। अपन तो आगे की बात करते हैं कि CS बनने के बाद आपको किस तरह रहना है। तो वो बच्ची ने ये बोला कि अगर मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं इस तरह होगा तो लोगों को डीमोटिवेशन नहीं होगा। कई बार आत्महत्या करने की भी इच्छा हो जाती है बच्चों की, तो वो टफ कंडीशंस पैदा नहीं हो, हर जगह जो है वो ढंग से उनको मोटिवेट किया जाए तो उनकी जिंदगी भी बेहतर। तो उस टाइम मैं थोड़ा भावुक हुआ कि देखो अपन ने जो बोला इस बच्ची को कितना पसंद आया कि रोने तक लग गई है उस बात को याद करके। नहीं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भारद्वाज साहब, क्योंकि वास्तव में कंपनी सेक्रेटरी का CS का जो कोर्स है वो काफी टफ माना जाता है और उसमें शायद सक्सेस रेट भी काफी नीचे रहता है, कुछ ऐसा भी है जहां तक मैं। तो वहाँ बच्चों का ये एक रहता है कि भाई बहुत ही टफ कोर्स हमने ले लिया है और वहां जाके उनको मोटिवेट करना, और ये बहुत ही स्वाभाविक है। लोग आते होंगे कहते होंगे बहुत टफ है, आपको बहुत फोकस करना है। तो आप बच्चों को, हो सकता है बहुत बढ़िया काम किया आपने, उसको बच्ची को ऐसा मोटिवेट कर, बहुत बढ़िया। तो आप जैसे, अब आपकी ऑडियंस भी बड़ी मिक्स होती होगी, यूथ भी होगा, कॉर्पोरेट वाले भी होते होंगे और मिक्स ऑडियंस भी होती है, तो मोस्टली आपको इस तरह के जब लेक्चर देने, आपको ऑडियंस कौन सी पसंद है? किस तरह के लोगों को आप एड्रेस करना पसंद करते हैं? देखिए, इसमें मैं एक चीज संत कबीर को बोलना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है, चर्चा करे तो चौहटे, ज्ञान करे तो दोए, और ध्यान करे तो एकला और ना दूजा होए। अगर कोई ज्ञान की बात करो चौराहे पे, किसी ने पूछा क्यों, बोले ये धार्मिक बात सबके काम आएगी, ज्ञान की बात है, चौराहे पे आप कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है। संत कबीर ने लिखा, चर्चा करे तो चौहटे, ज्ञान करे तो दोए। ऑडियंस बहुत अच्छी सुनने वाली हो और बोलने वाले बहुत अच्छे हो। अगर गीता पे लेक्चर है तो उसको सुनने वाले सब भक्तजन होने चाहिए। अगर वहां जेब पचड़े आ गए तो वो उसमें ऑडियंस वो उस बात को ना समझेगी, ना अप्रिशिएट करेगी। तो ऑडियंस जिज्ञासु हो, उस फील्ड से रिलेटेड हो, जो उस चीज को समझना चाहती है, जिज्ञासु ऑडियंस हो, इस तरह की ऑडियंस मुझे पसंद है। बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो चलिए, इसी तरह की जिज्ञासु ऑडियंस के नाम और जिज्ञासु लोगों के नाम हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातचीत को आगे जारी रखते हैं। मैंने कहा
वेलकम बैक भारद्वाज जी। अब थोड़ा सा सोशल मीडिया और जो चेंजिंग सिनेरियो है उसके बारे में हम बात करते हैं। आजकल रील्स और शॉर्ट वीडियोस के ज़माने में जिस तरह से ये चीज़ें आ रही हैं मोबाइल पे और इंटरनेट पे चीज़ें चल रही हैं, यूट्यूब पे ख़ास तौर से, तो क्या आपको लगता है कि लोगों की पेशेंस कम हो गई है? ये हर चीज़ शॉर्ट, हर चीज़ छोटी आने लग गई है, क्या लगता है आपको इस ज़माने में? बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, पेशेंस बहुत ही कम हो गई है लोगों की, और पेशेंस होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। पेशेंस कम हो रही है, बिल्कुल सही है। बहुत जल्दी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत जल्दी कमाई करना चाहते हैं, बहुत जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हाँ, उनको व्यूज चाहिए, लाइक चाहिए, यही सब चाहिए। और इस तरह से जो मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनती हैं, वो भी शॉर्ट एंड क्विक हो गई है। तो मोटिवेशन भी वो चाहते हैं कि एक छोटी सी कैप्सूल में उनको थोड़ी सी देर में मिल जाए। ऐसा भी लगता है क्या आपको? नहीं, देखिए इसमें एक चीज है, बुराई कुछ नहीं अगर ऐसा हो, लेकिन उसमें गहराई वाला होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक वीडियो है, बहुत लोगों ने देखा होगा जो श्रोता सुन रहे हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आंधियां तो आएंगी, उसकी चिंता मत कर, उसके हिसाब से तुझको डिजाइन करा गया है। अब ये मैं काफी आरएस अधिकारी बैठे थे, ओटीएस में लेक्चर था, मैंने वहां ये वीडियो दिखाया, शॉर्ट वीडियो था। तो मैंने पूछा दिखाने के पहले, आपने सुना है? उन्होंने कहा हमने देखा है, सुना है इस वीडियो को। मैंने कहा जिन लोगों ने समझा है वो हाथ खड़ा करें, तो कोई पूरा समझाए और वो लाइनों को रिपीट करें, लोग नहीं बोल पाए। शॉर्ट वीडियो भी बस ऊपर ही से देखा हुआ था, पूरा ढंग से देखा समझा हुआ नहीं था। तो गहराई के वीडियो अगर होंगे, शॉर्ट वीडियो जो बड़ा मैसेज दे रहे हैं, कई ऐसी ऑस्कर फिल्म बनी है जिन्हें मिनटों की फिल्म है और उनको अवार्ड मिले हैं। तो गहराई बहुत जरूरी है ऐसे वीडियोस में या मैसेजेस में। ये बहुत सही बात है। शॉर्ट वीडियो में या किसी भी छोटी चीज में गहरी बात कह देना, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कई ऐसी फिल्म्स को अवार्ड मिले हैं जिन्होंने बहुत ही कुछ फ्यू सेकंड्स में फिल्में बनाते हैं और उनको अवार्ड मिलता है। बिल्कुल सही बात है, वो ज्यादा डिफिकल्ट है। लंबी चीज तो आप फैला के उसको कह ही सकते हो सारी अपनी बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एज यू स्पीकर, मतलब पुराने जमाने के स्पीकर और आज के जो आप स्पीकर हैं, तो सोशल मीडिया ने निश्चित रूप से आपकी भी रीच बढ़ाई है, लेकिन एक रीच तो बढ़ गई है, लेकिन उसमें चैलेंजेस भी हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, सब तरह की आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो दोनों ही बातें हैं। तो आपकी भी रीच तो बड़ी होगी, ये तो आपको अच्छा लगता होगा क्योंकि आप एक वीडियो अपना डालते होंगे और बहुत सारे लोग उसको देख लेते होंगे और रिएक्शन देते होंगे, तो आपको भी अच्छा लगता होगा मेरे ख्याल में। तो देखिए आलोक जी, जब 2013 में मैंने रिटायरमेंट के बाद विधिवत ये काम चालू किया, तो सबसे बड़ा जो मुझे, आपने बिल्कुल सही कहा है, आपके क्वेश्चन बड़े सटीक हैं, बहुत रेलिवेंट है। सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक ने मुझे एकदम पॉपुलर किया। एक कॉलेज जयपुर का है, ग्रुप था एक, उसके ग्रुप में हजारों बच्चों ने मतलब मेरे प्रोग्राम्स को देखना चालू कर दिया कुछ ही दिनों में, क्योंकि कुछ चीजें उनको वहां अट्रैक्ट कर गई। तो सोशल मीडिया से बहुत बड़ा फायदा होता है, रीच बढ़ती है, लेकिन ऑथेंटिक चीजें डाली जाए, सोच समझ के डाली जाए। अगर ऑथेंटिक नहीं होंगी, सोच समझ के नहीं डाली, तो डिफेम भी मिनटों में हो जाएंगे। ये भी मैं देखता हूँ, कुछ लोग गलत लिखते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें उनको एकदम आउट कर देते हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम नहीं बात करेंगे तो आज के लोग नाराज हो जाएंगे। तो आप ये बताइए, एआई और टेक्नोलॉजी के इस दौर में कैसा लग रहा है? इंसान की सोच और रिश्तों में क्या बदलाव देख रहे हैं? बहुत चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में भी, हमारे रिश्तों में भी। इनफैक्ट जिस तरह से हम आजकल तो लेखन भी एआई से होने लग गया है, तो इस विषय में क्या विचार हैं आपके? देखिए एआई के सर्टेनली फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदा तो ये है कि काफी सारी चीजें फिंगर टिप पे आपके सामने एआई के थ्रू आ जाती हैं। नुकसान ये है कि ह्यूमन टच खत्म होता जा रहा है, और कई बार एआई पे जो लोग बिल्कुल विश्वास कर लेते हैं कि मैं एआई के थ्रू कर दूंगा पूरा काम, तो एआई में 100% हर चीज ऑथेंटिक है ऐसा नहीं है। उसमें अगर आदमी अपनी बुद्धि साथ में नहीं लगाएगा तो वो एआई जो है वो गलत भी कर देता है कई बार।
लेकिन AI हमें भारतवर्ष में, क्योंकि हम विश्व गुरु थे और दोबारा बनेंगे हम, तो AI को हमारे युवाओं को पूरी तरह अपनाना चाहिए। लेकिन उसकी वजह से जो दिक्कतें हैं, कमियां हैं, जो नुकसान हो सकते हैं, उनको जरूर उनको साइडलाइन करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सोच कर के। आप भले ही एक दौर पुराने हैं, लेकिन फिर भी आप एक नई टेक्नोलॉजी को, AI को वेलकम कर रहे हैं और उसकी खूबियों को लेके हमें आगे चलना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। तो चलिए इसी सुंदर बात पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं, कोई अच्छा सा, और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कहो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कहो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कभी है, बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को उठा लो, वो मेहरबान कहो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कहो न हो। हर पल यहाँ
वेलकम बैक सर। अब हम करीब करीब आखिरी पायदान पर आ गए हैं बकौल अमीन सयानी। अब थोड़ा सा आपसे व्यक्तिगत भी मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले तो ये बताइए कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन आप खुद कैसे मोटिवेट होते हैं? कभी ऐसा लगता है कि भाई एनर्जी लो है और ये मेरे से नहीं हो पाएगा, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, तो आप अपने आप खुद को किस तरह से बिल्कुल ग्राउंडेड भी रखते हैं और मोटिवेटेड भी रखते हैं? आप अपने बारे में बताइए कुछ सर। मैं देखिए काफी अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए एक चीज मैं कहूंगा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आलोक जी। वाटर वर्क्स का जो टैंक आता है, पानी का टैंक आता है, वो पहले खुद में पानी भरता है, तब घर घर में जाके पानी सप्लाई कर पाता है। खुद का पानी भरना बहुत जरूरी है। तो मैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है कि मैं अब मोटिवेट रखता कैसे हूँ। मैं खुद जो है तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के आर्टिकल, तरह तरह के वीडियोस देखता रहता हूँ और अपने खुद के स्लोगन को, जब भी मुझे मुसीबत कोई लगती है कि भाई ये तो बहुत टफ सिचुएशन आ रही है, आ गई है, तो मैं कहता हूँ ऑल इज पॉसिबल। इस चीज को मैं जरूर बोलता हूँ। और अशोक लीलैंड जैसी कंपनी में बहुत टिपिकल टास्क के लिए मेरा सेमिनार करवाया था, बड़े बड़े लोग वहां बैठे थे, तो उनको वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट, डैमिंग सर्टिफिकेट एक क्वालिटी का नहीं मिल रहा था। तो मैंने उनको मोटिवेट, ऑल इज पॉसिबल, मैंने कहा जब भी आप डिमोटिवेट हो एक नारा लगाइए, ऑल इज पॉसिबल। तो मुझे भी जब ऐसा लगता है तो मैं खुद भी इस नारे को लगाता हूँ अकेले में कि ऑल इज पॉसिबल, और फिर मेरे अंदर एकदम एनर्जी आती है और मैं उस काम को करता हूँ। और अभी तक मुझे खुशी है आपको ये कहते हुए, ज्यादातर लोग जो मेरे मित्र हैं वो कहते हैं कि भाई हमने तो ऐसा कोई काम देखा नहीं जो आपके द्वारा नहीं हुआ हो, जो आप एक बार हाथ में लेते हो उसको कर ही देते हो। तो हो जाता है काम। वाह सर वाह, ऑल इज पॉसिबल और ऑल इज वेल, जो आमिर खान ने 3 इडियट्स में मंत्र दिया था, ये 2 मंत्र बहुत जोरदार है आपके वाली। तो अच्छा, थोड़ी सी 1-2 बताइए, आपके शौक क्या हैं? आप म्यूजिक को पसंद करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, क्या आपके खास शौक क्या है भारद्वाज साहब? प्रतिदिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ, जो कि मुझे बहुत फायदा दे रहा है। अभी स्टेज में आप देखें, मैंने अभी, आप कहेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने हल्की फुल्की कुकिंग भी सीखी है इतनी जगह शहर में रहने के बाद। तो मैं अपने आप कुछ चीजें बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चालू कर रहा हूँ, और कुछ ही दिनों मुझे लगता है कि इस चीज को बनाने में मैं एक्सपर्ट हो गया। कि मैं उसको बहुत ज्यादा पैशन से उस चीज को सीखता हूँ। नया सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसका मुझे बहुत फायदा हो रहा है। और एक खुद से बात करनी चाहिए, और जो समय मिले, टाइम इज वेरी मच वैल्यूएबल, टाइम इज मनी, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा जो टाइम निकल रहा है। तो एक हैबिट ये बनाए, टाइम मैनेजमेंट करें, नई नई चीजें सीखें और नई नई चीजों को, अच्छी चीजों को सुने। मैं प्रेमानंद जी को बहुत सुनता हूँ। संत प्रेमानंद जी हैं, अभी राष्ट्रपति महोदय अभी गई थी वहां, तो लेकिन मैं काफी सालों से उनके चीजों को सुन रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो मुझे बहुत फायदा दे रही। वंडरफुल, ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप कुकिंग सीख रहे हैं। तो कोई खास रेसिपी तो नहीं है भारद्वाज साहब? कौन सी नई चीज बना रहे हैं, कुछ हमें भी बता दीजिए। ये क्या है कि मिलेट है, एक चीज है। अरे मिलेट की बात कर रहे हैं क्या? मैं भी सब फैन हो गया हूँ आजकल। हमने यहाँ एक मिलेट का इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू में एक राजेश पाराशर जी हैं जयपुर में, उनका किया था, तो आर्ट ऑफ लिविंग वाले, तो वो मिलेट मैन जयपुर के कहलाते हैं। तो मैं भी मिलेट का फैन हो गया था। अच्छा, वंडरफुल, बताइए उसके बारे में। मैं मिलेट जो है खुद बनाता हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, लेक्चर दिए हैं। और जैसे आप कह रहे हैं नया सीखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैंने बहुत लेक्चर दिए हैं, उसमें वर्क करना सीखा है, उसके फायदे देखें क्या मैं ले सकता हूँ, ये सब काम मैं नहीं कर रहा हूँ। और रेसिपी मैं जो है कई चीजें मिलेट से रिलेटेड आजकल पोही भी आने लगे, नूडल्स भी आ रही हैं, सब बना लेते हैं। अरे वंडरफुल वंडरफुल, बिल्कुल, तो मैं भी आपके साथ हूँ सर, इसमें तो मजा आ गया। तो बस अब चलते चलते एक दरखास्त आपसे कि हमारे लिसनर्स के लिए कोई एक मैसेज या कोई संदेश आप देना चाहें तो बताइए। देखिए, मैं संत कबीर का एक दोहा इसमें बोलना चाहूंगा। तरवर सरवर संत जन और चौथा बरसे मेहे, परमानंद के कारणे चारों धारी दे। पेड़ है सरोवर, पेड़, सरोवर तालाब, तालाब नहीं पूछता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
कौन सा जानवर है, इंसान है, कौन पानी पीने आया है, कौन पानी ले जा रहा है। पेड़ नहीं पूछता मेरे फल फूल, मेरी जो है ऑक्सीजन कौन ले जा रहा है, या मेरी छाया कौन ले रहा है, वो सबको देता ही देता है, कभी लेने की भावना नहीं करता। संत जन है वो ज्ञान की गंगा बहा देते हैं मौका लगते ही। ऐसे बादल है वो कहीं से पानी भरते हैं, ये नहीं कि पानी भर के रिलेटिव के घर पे, जानकार के घर पे बरसा दें। समाज के अंदर सभी लोगों को सोचना चाहिए, हम अबव सेल्फ काम करें। आज अगर मेरी बिटिया कहीं बाहर जाएगी जयपुर में, मैं ये नहीं कहूंगा बेटा चीता या रीछ या भालू से सावधान रहना, पर मैं कहूंगा इंसान से सावधान रहना। ये आदत हो चुकी है समाज की, तो इसमें जरूरी है हम एक दूसरे की हेल्प करें। हम लोग पेड़ की तरह, सरोवर की तरह निस्वार्थ भाव से, साधु संत की तरह या बरसते हुए बादलों की तरह निस्वार्थ भाव से काम करें। मैं ये शिक्षा मेरी तरफ से लिसनर्स को देना चाहूंगा। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, आज की इस बातचीत में हमने जाना कि कैसे एक सोच, एक विश्वास, एक सही दिशा जिंदगी को एक नई पहचान दे सकती है। डॉक्टर PM भारद्वाज ने हमें समझाया कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं, और जाते उनका वही मंत्र जो दिल में उतर जाता है, ऑल इज पॉसिबल। शायद ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रोताओं के बीच में आज आप मेरी बात रख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साधु आदाब। और श्रोताओं, अगर आपको आज की ये बातचीत पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार, लेता हूं आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और याद रखिए आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इज पॉसिबल। थैंक यू। मगर अब जो आना तो धीरे से आना। और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। तेरा रूप है ये तेरे आंगन में, तेरे दामन में, ओ तेरी आंखों पे, तेरी पलकों पे, तेरे कदमों में इसको बिठा के जीना है, जीना जीना जिंदगी, जिंदगी हो जिंदगी। मेरे घर आना आना जिंदगी, जिंदगी मेरे घर आना।